हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री टर्म 2 सिलेबस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने सेशन 2021 से 2022 में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से जो सिलेबस इंक्लूड किया है वो क्या किया है। तो बेटा इसमें हमने 3 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो है बेटा कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। सेकंड ने जो इंक्लूड किया है वो आपके पास वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थर्ड हमारे पास है होमोलोगस सीरीज। बेटा वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा था, बट ड्यू टू कोविड कंडीशंस आपके इस चैप्टर में जो सिलेबस था उसको रिड्यूस कर दिया गया है और हमारे पास अब केवल 3 टॉपिक्स हैं। बेटा इन 3 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा और भी चीजों को कवर करना होगा, और वो चीजें हमारे पास क्या है उनको हम पहले कवर करेंगे, देन आफ्टर हम मतलब उनको कवर करेंगे, लेकिन इनको भी हम उनमें इंक्लूड कर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है। तो सबसे पहले बेटा हमें बात करनी है, जैसे कि आपके चैप्टर का नेम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है। तो चैप्टर का नेम है आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कार्बन क्या है, एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की। ठीक है, तो हमें कार्बन की प्रॉपर्टीज भी कवर करनी है और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी भी कवर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या अबाउट कार्बन, मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने आपके नोट्स बिल्कुल एकदम रेडी करके रखे हैं और आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और बेटा तैयारी करते रहिए, एग्जाम्स आपके बहुत पास में है। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं, मैथ्स का भी और साइंस का भी। ठीक है, तो चलिए हम बात क्या करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की है अबाउट कार्बन, मतलब हमें कार्बन के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता करनी है कि कार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एलिमेंट। ठीक है, आपने क्या बोला, कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, जो आपने क्लास 9th ही पढ़े थे और क्लास 10th ही पढ़े हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो उन्हीं एलिमेंट में से एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन। ठीक है, बाजू में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेटल, मतलब कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, फिर से एक बार मैं बताता हूं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इन एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। और 3 कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो एक पहली कैटेगरी हमारे पास होती है मेटल। ठीक है बेटा, पहली कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, मेटल। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, तो दूसरी हमारे पास होती है बेटा नॉन मेटल्स। और तीसरी हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, तो वो आपके पास होती है मेटलॉइड। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में से हमारा कार्बन जो है वो किस कैटेगरी में लाए करता है, तो कार्बन हमारा जो लाए करता है नॉन मेटल की कैटेगरी में लाए करता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, क्या होते हैं मेटलॉइड्स। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ऐसे एलिमेंट जो कैपेबल हो इलेक्ट्रॉन को देने के, ठीक है, मतलब जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज हो कि यदि किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, तो उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो ये कैपेबिलिटीज रखते हो कि यदि कभी उनको जरूरत पड़े और कोई दूसरा एटम उनको इलेक्ट्रॉन दे तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। तो हमारे पास जो कार्बन है वो किस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, तो कार्बन को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में बेटा रखते हैं। ठीक है, देन हम बात करें कार्बन का सिंबल क्या है। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं बेटा वो कैपिटल C सिंबल यूज करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, मतलब यदि हम बात करें जैसे आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ऐसे ही कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास है 6। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जितना जो भी आपके पास एटम है या जो भी एलिमेंट है उसका जितना आपके पास होता है एटॉमिक नंबर, उतने ही उसमें क्या होते हैं, उतने ही बेटा उसमें होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उतने ही उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि आपने कहा कि हमारे पास कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने हैं, 6। अब इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का हमें करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास कार्बन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2,6, मतलब फर्स्ट सेल में हमारे पास जो आने वाले हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, और सेकंड सेल में हमारे पास जो आने वाले हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कार्बन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। क्या मीनिंग होता है टेट्रावैलेंट, तो बेटा टेट्रावैलेंट से मीनिंग ये होता है कि आपके पास जो कार्बन है उसकी जो लास्ट सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम जिसको कहते हैं लास्ट सेल भी बोल सकते हैं, लास्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, बैलेंस सेल भी बोल सकते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। कार्बन में लास्ट सेल जो होती है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए 4 के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया है, टेट्रा। और वैलेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं इसमें 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन आफ्टर आपके पास क्या है,
इट इज फाउंड बोथ इन एलिमेंटल एंड कंबाइंड फॉर्म। जो हमारे पास कार्बन है बेटा वो एलिमेंटल फॉर्म दैट मींस प्योर फॉर्म में ही मिलता है। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं क्लास 9th में कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं यदि उनके प्योर फॉर्म की बात करें तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो एलिमेंटल फॉर्म होता है, दूसरा हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है। तो आपका जो कार्बन है वो किस फॉर्म में मिलता है? प्योर फॉर्म में ही मिल सकता है, और यदि हम देखें तो कंबाइंड फॉर्म में ही मिल सकता है। कंबाइंड फॉर्म से क्या मतलब बेटा? तो कंबाइंड फॉर्म से हमारा मतलब है कि कार्बन जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स्ड फॉर्म में हमें मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं उसका कंबाइंड फॉर्म। देन आफ्टर मैंने क्या लिखा है? देन आफ्टर मैंने लिखा है जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। कंपाउंड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कार्बन से बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब कार्बन के बारे में जो भी चीजें हमें डिटेल में कवर करनी थी वो सारी मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है एक बार हम जल्दी से देखेंगे। तो आपको कार्बन के बारे में बेटा ये सारी बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? तो आपको कार्बन के बारे में यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है ये कैसा एलिमेंट है? तो ये मेटल है। कार्बन जो है इसका सिंबल जो होता है वो कितना क्या होता है? कैपिटल C होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 6 होता है। कार्बन में यदि एटॉमिक नंबर 6 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6 होंगे। उस बेसिस पे यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेल में आने 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में हमारे पास कितने आ जाने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में हमारे पास आ जाने 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने इसको बोला है कि इसकी कोवेलेंसी कितनी है बेटा? 4 है। कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है, इसलिए उसको बोला है टेट्रावैलेंट। ये जो हमें दोनों फॉर्म में मिलता है, एलिमेंटल फॉर्म में ही मिलता है। एलिमेंटल फॉर्म मतलब प्योर फॉर्म में ही मिलता है, और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इतनी बात हमारे पास पता चल गई हमें कार्बन की। अभी हम बात करते हैं क्या कि कार्बन जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। मतलब कार्बन के अंदर ऐसा क्या है जिसके वजह से कार्बन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो देखते हैं कार्बन के अंदर ऐसा क्या है। तो देखिए आप जरा ध्यान से। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो यहां पे देखो आप, मैं आपसे बता दूं कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट अपने चारों ओर जो भी मैटर्स देखते हो सारे मैटर्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का मैटर हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑल लिविंग आइटम्स, मतलब हम बात कर ऑल लिविंग सिस्टम, हमारे पास जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमंस लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ? ह्यूमंस लिखा हुआ है। ह्यूमंस जो है यानी ह्यूमन बीइंग जो है उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। एनिमल जो है उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। बर्ड्स में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। इंसेक्ट्स में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। और जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। मतलब हमारे पास जितने भी टाइप के लिविंग सिस्टम्स होते हैं मोस्टली सारे लिविंग सिस्टम्स में कार्बन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब मतलब क्या है लिविंग सिस्टम से? तो जैसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स इन द सेंस क्या? जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जो हैं हमारी जो बॉडी है इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। बर्ड्स की बॉडी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे क्या कवर किया? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस फूड आइटम्स, मतलब हमारे पास जो वेरियस फूड आइटम्स होते हैं जैसे हमारे पास ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, फैट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सब में भी क्या होता है बेटा? इन सब में भी हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास चीजें सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आपने क्या बात की यहाँ पे? जो हम पहनने के लिए क्लॉथ्स यूज करते हैं इन क्लॉथ्स में भी क्या प्रेजेंट रहता है? तो इन क्लॉथ्स में ही प्रेजेंट रहता है कार्बन। इन क्लॉथ्स में भी क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन। आपको पता है कि हमारे पास क्लॉथ जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हुए क्लॉथ्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपके पास चाहे वो कॉटन क्लॉथ्स हो, ठीक है, चाहे आपके पास क्या हो कॉटन क्लॉथ्स हो, चाहे आपके पास यहाँ पे वूलन क्लॉथ्स हो, चाहे आपके पास लाइनन से बने हुए क्लॉथ्स हो, चाहे आपके पास टेरिलिन से बने हुए क्लॉथ्स हो, तो ये सारे जो हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं अपने पहनने के लिए, वो सारे मटेरियल्स में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हम बात करें हमारे पास जो क्लॉथ्स होते हैं उनको कलर करने के लिए, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए हम जो कलर्स यूज करते हैं उनका हम बोलते हैं बेटा डाइस, और डाइस जो है उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। हम अपने जलाने के लिए या अपन बात करें अपने इंजन्स के लिए या हम अपने व्हीकल्स के लिए या अपने मशीनरीज के लिए या फैक्ट्रीज के लिए जो फ्यूल्स का यूज करते हैं उन फ्यूल्स में भी क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन। चाहे वो आपका वुड हो, चाहे कोल हो, चाहे कैरोसिन हो, चाहे एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा, एलपीजी हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, या अपन कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाता है हमारे पास? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये क्या हो जाती है आपके पास? कंप्रेस्ड, सॉरी,
ये आपके पास हो जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। मतलब क्या, नेचुरल गैस जो है उसको कंप्रेस करके सिलेंडर्स के फॉर्म में भरा जाता है, सॉरी सिलेंडर्स में भरा जाता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी का आपको यूज पता ही होगा, आपके सिटीज वगैरह में आप देख रहे हो कि अभी क्या होने लगे, वो ग्रीन और येलो कलर के ऑटो चलते हैं, जो ये ग्रीन और येलो कलर के ऑटो चलते हैं वो सब जो फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं सीएनजी का ही यूज करते हैं। गैसोलीन, पेट्रोल जानते हो आप, डीजल आप लोग जानते हो, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें सोप और डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। हम अपने लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। हम लिखने के लिए पेपर्स यूज करते हैं, प्लास्टिक्स, रबर्स, लेदर्स, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर इतनी बात, तो ये समझ में आ गई हमें कि कार्बन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हमारे चारों ओर जितनी ही मैटर्स हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सारे मैटर्स में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। इसीलिए आपने क्या बोला है कि कार्बन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। और यदि कोई इंपॉर्टेंट होता है तो उसको अपन बोलते हैं वर्सटाइल एलिमेंट, मतलब जिसके बिना हम नहीं जी सकते, तो उसको अपन बोलते हैं वर्सटाइल एलिमेंट। या अपन कह सकते हैं कि यदि हम उसको हटा दें अपने नेचर से तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि हमारे नेचर में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज हम देख रहे हैं उन सब में जो प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। तो आपके पास जो कार्बन है वो एक वर्सटाइल एलिमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम अपने चारों जितने भी मैटर्स देख रहे हैं उन सारे मैटर्स में क्या प्रेजेंट है, उन सारे के सारे मैटर्स में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, तो जैसे आपको पता है कि सिलेबस में उन्होंने क्या इंक्लूड करके रखा है, तो सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड करके रखा है आपके पास सिलेबस जो उन्होंने प्रोवाइड किया उसमें उन्होंने क्या इंक्लूड करके रखा है, तो उन्होंने इंक्लूड करके रखा है बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या, बॉन्डिंग इन कार्बन की। तो बॉन्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है, तो आप बोलोगे बॉन्ड जो है आ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके बीच में लगता है, जो कि एटम्स के बीच में लगता है और एटम्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात होती है सर बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, बट मेनली 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के कौन कौन से हैं, तो अपने पास बेटा पहला जो है वो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है, उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। ये हो जाती है आपकी कोवैलेंट बॉन्ड। अब भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बेटा आयनिक बॉन्ड से मतलब ये होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने कहा कोई एक एटम जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एटम को दे दिया और उन दोनों के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग। तो उस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन यदि अपन कह रहे हैं कि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, केवल क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। मतलब आपने कहा कि आपके पास 2 एटम्स हैं, वो 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ना पहले एटम ने दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ना दूसरे ने पहले को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन में बेटा जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो आपको ये समझ आ गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनती है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो बनती है वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यदि मतलब आप कह रहे हो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कौन सी बॉन्ड बन रही है, आयनिक बॉन्ड बन रही है, तो उस कंपाउंड को हम नाम क्या देंगे, तो उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन यदि कोवैलेंट बॉन्ड बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है बेटा। उनको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो आपको ये समझ आ गया कि बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक दूसरे से बाउंड करके रखती है, ठीक है। किसके बीच में लगता है, तो बिटवीन एटम्स, ये एटम्स के बीच में लगता है और ये एटम्स को बाउंड करके रखती है, ठीक है। ये हमारे पास 2 तरीके की बॉन्डिंग होती है, पहली आयनिक बॉन्ड, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आयनिक बॉन्ड, उससे बनेगा हमारे पास आयनिक कंपाउंड। लेकिन यदि आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो उससे क्या बनने वाले हमारे पास, उससे हमारे पास बनने वाले कोवैलेंट कंपाउंड। और यदि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में कौन सी बॉन्ड बनती है, तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसमें हमने क्या लिखा था, हेडिंग हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब जो हमारे पास कार्बन होता है उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कार्बन है कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है उसमें कौन सी बॉन्ड होती है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। मतलब क्या कि जिन भी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स के साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, किसी को ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड की मैंने डेफिनेशन लिख कर रखी है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बने, किस वजह से, बाय म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। मतलब वो क्या करें, शेयरिंग करें, किसकी शेयरिंग करें, इलेक्ट्रॉन्स की, बिटवीन देम, ठीक। आपने कहा एक बॉन्ड formed between 2 atoms by mutually sharing of electrons between them, मतलब आपका जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के होने की वजह से जो बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये क्यों बना रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग, तो इनका जो म्यूचुअल शेयरिंग करने का पर्पस होता है वो ये होता है कि अपने ऑक्टेट्स को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, और यदि डुप्लेट की बात है तो डुप्लेट्स को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है बेटा। तो और ये आपके पास क्या हो गई, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उन
की कोवैलेंसी। क्या कहते हैं हम? कोवैलेंसी। ठीक है, तो ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गई। तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपने क्या बोला? कोवैलेंट बॉन्ड में आपने बोला बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। ठीक, आपने क्या बोला कि आपके पास जो एटम्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्यों करते हैं? अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम नाम क्या देते हैं? तो उसको हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को या उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम उन एटम्स की क्या कह देते हैं? कोवैलेंसी कह देते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम अपन बात करते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत हो। कोवैलेंट बॉन्ड को अपन एग्जांपल लेकर सारी चीजें बहुत डिटेल में करेंगे। फिर हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप की होती है? तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप की होती है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। बेटा जब भी हम एक बॉन्ड बनाते हैं तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने कहा कार्बन कार्बन एटम के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन फर्स्ट का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन सेकंड का शेयर हो रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो शेयर हो रहे हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसको डबल बॉन्ड कहेंगे। और यदि 3 आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके बीच में जो शेयरिंग होगी उससे जो बॉन्ड बनेगी वो क्या कहलाती है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है वो 3 टाइप की होती है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और बेटा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपके दिमाग में यदि क्वेश्चन आ रहा हो सर 3 से ज्यादा मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो एक पेयर हो गया, ये आपका दूसरा पेयर हो गया, ये आपका तीसरा पेयर हो गया, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, लेकिन 3 से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों नहीं होते? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यहाँ पे? तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 3 जो है वो पहले कार्बन के हैं और 3 जो है ये हमारे पास दूसरे कार्बन के। ठीक है, एक जो हमारे पास पहले 3 थे वो किस कार्बन के थे? वो आपके पास पहले कार्बन के थे। और अगले जो 3 है वो हमारे पास किसके हैं? तो वो आपके पास दूसरे कार्बन के हैं। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से क्या हो गई है? शेयरिंग हो गई है। ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा क्यों शेयर नहीं होते हैं? ठीक है, 3 से ज्यादा इसलिए शेयर नहीं होते क्योंकि बेटा यदि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर करते हो तो फिर क्या होता है? उन देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी क्या है? दूसरा भी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। जो आपने पढ़ के रखा है कि नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? मतलब सेम चार्जेस जो रहते हैं, जो आपके पास सेम चार्जेस रहते हैं वो क्या काम करते हैं? तो सेम चार्जेस का जो काम होता है वो ये होता है कि वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास 3 से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो उनके बीच में लगता है वो बढ़ जाता है और फिर आपका जो कंपाउंड बनता है या जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कोई एक एटम शेयर नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है नोट डाल के, एटम्स कांट शेयर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन 4 और मोर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक द मॉलिक्यूल अनस्टेबल। आपसे मैंने क्या कहा? कोई भी हमारे पास एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो बढ़ जाएगा और इस वजह से आपका मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो गई, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो गई। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्या अभी हम लोग कार्बन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनकी हम बॉन्डिंग हम फिर से उठाएंगे। ठीक है, तो अभी देखें जरा नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो देखो जरा आप यहां पे क्या लिखा हुआ, स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक है, तो कार्बन का स्ट्रक्चर, तो कार्बन की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, एक मिनट बेटा, कार्बन की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कार्बन का स्ट्रक्चर बेटा होता है टेट्राहाइड्रल। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहाइड्रल। अभी टेट्राहाइड्रल का मीनिंग क्या होता है? तो टेट्राहाइड्रल का मीनिंग ये होता है कि बेटा आपके पास यहाँ पे रहेगा कार्बन मॉलिक्यूल और कार्बन मॉलिक्यूल जो रहेगा उससे हमारे पास 3 जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के लास्ट मतलब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब उसके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने वाले हैं? 4। तो ये जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन से बनती है बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड्स बनती हैं ये सारी बॉन्ड मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन का जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर रहता है उसमें से किसी जो आपके 2 बॉन्ड्स होती हैं उन दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। मतलब उसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे कार्बन जो एटम्स रहते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर बनकर आता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सेकंड का साइन लग गया तो ये मिनट वाला साइन है। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास 109 डिग्री और ये हो जाएगा आपके पास 28 मिनट। ठीक है, क्लियर? आप जब एक डैश लगाते हो तो मिनट होता है, 2 लगा देते हो तो सेकंड्स होता है। ठीक, तो ये आपके पास पता चल गया कि कार्बन जो है
उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैंने ऊपर जो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड मतलब सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी, तो कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनती है। तो यहां पर देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब मॉलिक्यूल। जो आपके पास हाइड्रोजन होता है उसका जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं बेटा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये किसके थ्रू बनता है, किस बॉन्डिंग के थ्रू बनता है, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो आपके पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स क्या हुए हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होकर उन्होंने यहाँ पे क्या बना के रखा है, तो कंबाइन होकर उन्होंने यहाँ पे बना के रखा है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बना उसके बारे में जरा हम बात करते हैं। तो देखिए आप, हम यहाँ पे बात कर रहे थे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन का सबसे पहले तो आ जाता है सिंबल कि हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम H का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। कितना होता है 1। और यदि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है, आपके पास ये हाइड्रोजन का सिंबल और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ डॉट, ठीक है बेटा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, एक ही सेल होगी और उस एक सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम केवल जो आपके पास आउटर मोस्ट सेल रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स बस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में हमारे पास जो आउटर मोस्ट सेल है वो आपकी फर्स्ट सेल है, जिसको आप बोलते हो क्या, आपने यदि वोर्स-सैनबरी की वो पढ़ी हो थ्योरी तो उसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट सेल होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो n=1 हम बोलते हैं या हम उसको k सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसमें लास्ट सेल हमारे पास जो है वो k सेल है और k सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम, ऐसी सेम टू सेम हाइड्रोजन का ये दूसरा एटम। अब यहाँ पर ये क्या है, इसकी एक सेल है, तो एक सेल है तो इसको क्या करना पड़ेगी, अपनी डुप्लेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसको क्या कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपनी डुप्लेट, अदरवाइज ये कैसा रहेगा, अदरवाइज ये अनस्टेबल रहेगा, ये नेचर में नहीं एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। ये किसी से भी जाके रिएक्शन करता रहेगा, ठीक। तो इसको अपनी ऑक्टेट इसकी डुप्लेट कंप्लीट करनी है, तो इसने क्या किया, अपने ही जैसा एक और हाइड्रोजन लिया और उसमें भी एक एटम था, सॉरी उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब ये हाइड्रोजन का एक एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, इसमें के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। ये दोनों चाहते हैं कि हम इस नेचर में स्टेबल रहें, इसलिए इनको अपनी डुप्लेट क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट। तो इनने यहाँ पे क्या कर ली, इनने यहाँ पे ये कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना, दोनों जो इलेक्ट्रॉन जब भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो जितने भी एटम्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया और ये हो गई इन दोनों के बीच में शेयरिंग। तो जो ये शेयरिंग हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हम इसको बोल सकते हैं शेयर्ड पेयर, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे, तो हमारे पास बन जाता है एक पेयर, तो उसको हम नाम क्या दे देते हैं, शेयर्ड पेयर, ठीक है। तो आपको समझ आई बात क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये वाला हाइड्रोजन था, मतलब पहला वाला हाइड्रोजन, इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी डुप्लेट क्या हो गई, कंप्लीट। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, ना इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कौन टाइप की बॉन्ड होती है बेटा, तो वो होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन सॉरी यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में बन गई है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है और ये आपका लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये आपने क्या किया, एक आपके पास था पहले हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, और दोनों के बीच में क्या हो गई, बॉन्ड, क्योंकि आपको कभी भी एक बॉन्ड बनानी होती है तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अभी अपन बात करते हैं जरा क्या, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो यहां पर देखो मैं आपको बता दूं जरा, ये सारी चीजें मैं रफ कर देता हूं। चलिए, तो आपके पास अभी अपन बात क्या कर लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो बना वो कैसे बना। तो देखते हैं जरा क्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे बन गया यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे हम अब ले लेते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या, क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी बातें हम करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए आप, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं बेटा वो सी करते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपके पास 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और यदि एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, ठीक है, क्लोरीन का मैं क्या कर रहा हूं,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूं तो देखिए अब जरा क्या आने वाला है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, सेकंड में हमारे पास 8 होंगे और लास्ट सेल में हमारे पास कितने होने वाले 7। ठीक है, लास्ट सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं 7, मतलब इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अभी कैसा है, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास लास्ट सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये कैसा हो जाता, ये स्टेबल हो जाता, बट अभी इसमें क्या है 7, इसीलिए अनस्टेबल है। मतलब ये क्या चाहता है, तो ये चाहता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो हम क्या हो जाएं, नेचर में स्टेबल हो जाएं। तो अब देखो जरा ये कैसे क्या कर रहा है। तो यहां पर आपने क्या किया, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम केवल जो आपका एटम होता है उसके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन बस को रिप्रेजेंट करते हैं और हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये हमारे पास हुआ क्लोरीन का एक एटम। अब इस एटम में मैंने देखो कितने रिप्रेजेंट करके रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको दिख रहे होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि आपका जो पहला वाला क्लोरीन था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा वाला जो क्लोरीन था उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दोनों ने क्या कर ली, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब आप ये देखो, ये जो सर्कल मैंने बना के रखा है इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ये ऑक्टेट जो कंप्लीट हुई है वो किससे हुई है, ये जो हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हुई है ये किससे हुई है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पर क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो मतलब यहां पर आपके पास जो ऑक्टेट कंप्लीट हुई है वो किससे हुई है बेटा, तो ये हुई है आपकी म्यूचुअल शेयरिंग से। ठीक है, किससे हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग किसकी हुई है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हुई है। और जब भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कोई आपका एटम या तो अपनी ऑक्टेट या फिर अपनी डुप्लेट को कंप्लीट करता है तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कौन सी कहलाती है, तो बेटा वो कहलाती है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब हमारे पास क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल Cl2 बना है वो किस बॉन्ड से बना है बेटा, तो वो बना है आपका कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अच्छा बेटा एक चीज देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ये आपका हो गया डॉट स्ट्रक्चर, ये मैंने लाइन स्ट्रक्चर है नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, तो कोई इश्यू नहीं है, आप लिख लीजिए। क्लियर, तो आपके पास हो गया क्या, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड का यूज कर कैसे बनता है, ये बात हो गई। अभी अपन चलते हैं जरा और थोड़े से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। बेटा एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया लिखा हुआ है। ठीक है, एक और इसी तरीके का वर्ड होता है जो हमारे पास क्या कहलाता है, जो हमारे पास कहलाता है अमोनियम। ठीक है, तो यदि अम लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है NH4। कितना हो जाता है उसका, NH4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है NH3, मतलब हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, हम अमोनियम की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, अच्छा चलिए अभी अपन बताते हैं कि जरा आपके पास जो अमोनियम मॉलिक्यूल है, सॉरी अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है NH3, ये कैसे बना है इसके बारे में जरा अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए अब जरा आपके पास यहाँ पे बात हमें किसकी करनी होगी, तो हमें बात करनी होगी नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में सारी। तो नाइट्रोजन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, वो करते हैं कैपिटल N। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है आपको 7, और यदि अपने पास 7 है मतलब इसके में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 7। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि मैं लिखता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले सेल में हमारे पास आ जाएंगे 2 और दूसरे में हमारे पास कितने आ जाने हैं, तो दूसरे में हमारे पास यहाँ पे आ जाने हैं 7। ठीक है, सॉरी दूसरे में आ जाने 5, टोटल 7 है ना, तो पहले में आपके पास आ गए 2, दूसरे में क्या आ गया 5। क्लियर, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें यदि 5 है तो इसकी भी ऑक्टेट कैसी है, इनकम्प्लीट है, मतलब इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अब ये भी कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इस नेचर में हम कैसे हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब नेचर में यदि इसको स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, कैसे स्टेबिलिटी अचीव करेगा, तो ये करेगा बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके की बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर आप ये देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कभी भी हम बात करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो हम केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, मतलब लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो मैंने नाइट्रोजन के चारों देखो, ये देखो 1, ये देखो आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 एंड ये आपका 5। तो मैंने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो करके रखे हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में होता है। तो ये मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका साइन बना लिया, क्रॉस का साइन बना लिया। अब हमारे पास ये देखो नाइट्रोजन जो है उसको रिक्वायर्ड है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन तो कर नहीं सकता 3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई ना शेयर कर सकता है, तो क्या करेंगे, हमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तो हमें लेने पड़ेंगे 3 हाइड्रोजन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 हाइड्रोजन लिए। तो यहाँ देखो आप, ये आपका रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के चारों 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 2, ये इसका 3, ये इसका 4 और इसका 5। अब इसके तीनों और क्या लग गए हैं, 3 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ने अपना एक क्रॉस के फॉर्म में
इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहां पर इस हाइड्रोजन ने क्रॉस के फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने क्रॉस के फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने साइन यूज किया है क्रॉस, और जो आपका नाइट्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूज किया है डॉट। अब ये देखो मैंने यहां जो सर्कल बनाया है, सर्कल शो क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अपनी डुप्लीट क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, और ये कैसा हो गया, स्टेबल। सेम तरीके से इस वाले हाइड्रोजन ने भी क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयर किया और अपने डुप्लीट कर ली कंप्लीट। सेम आपका इस तरीके से इसने भी अपनी डुप्लीट क्या कर ली, कंप्लीट। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का सर्कल देखो आप जरा, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो नाइट्रोजन की भी क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, ये भी स्टेबल हो गया है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में और अपनी ऑक्टेट कर ली कंप्लीट। क्लियर। यहां पर ये देखो इसकी कहीं कोई शेयरिंग नहीं हुई है, ऊपर आपको दिख रहा है एक पेयर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी कोई शेयरिंग नहीं हुई है, और जब इसकी शेयरिंग नहीं हुई है मतलब ये अकेला बचा हुआ है, तो इसको अपन नाम देते हैं बेटा लोन पेयर, ठीक है। जिसकी शेयरिंग नहीं होती वो क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो आपके शेयर्ड पेयर हो जाएंगे, तो एक शेयर्ड पेयर आपके पास ये हो गया, एक शेयर्ड पेयर आपके पास बेटा ये हो गया, और एक शेयर्ड पेयर आपके पास ये हो गया। इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर तैयार, और ये इसका क्या कहलाएगा, लाइन स्ट्रक्चर। आपको पता है कि जब आपके पास एक सिंगल बॉन्ड बनानी होती है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक हमारे पास नाइट्रोजन का हो जाएगा डॉट के फॉर्म में, और एक क्रॉस के फॉर्म में किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। सेम तरीके से यहाँ पे भी एक क्रॉस के फॉर्म में हाइड्रोजन का और एक डॉट के फॉर्म में नाइट्रोजन का। सेम यहाँ पे एक क्रॉस के फॉर्म में हाइड्रोजन का और ये आपके डॉट के फॉर्म में नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर आपके क्या बन गया, आपके पास NH3 दैट मींस अमोनिया मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो गया। अभी अपन आगे बात करते हैं क्या, CH4 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो CH4 मॉलिक्यूल देखो आप जरा, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें चाहिए कार्बन के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन। तो कार्बन की यदि हम बात करें, खैर ऑलरेडी ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल कार्बन की दे चुका हूँ। कार्बन जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल C का यूज करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है, 6। मतलब इसका यदि हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका जब एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 6 होने हैं। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उठाएं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में इसमें आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है। मतलब इसकी भी जो ऑक्टेट है वो कैसी है, तो इसकी भी ऑक्टेट है बेटा इनकम्प्लीट। और यदि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अभी कैसा है, अनस्टेबल। इसको भी लेकिन क्या चाहिए, स्टेबिलिटी अचीव करनी है। तो स्टेबिलिटी अचीव कैसे करेगा, तो अब इसके पास कितने की कमी है भाई, इसके पास कमी है पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगा, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको ऐसा कोई चाहिए जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये देखो जरा, क्या देखते हैं जरा कैसे कौन कैसे इलेक्ट्रॉन्स लेता है और कैसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के सॉरी कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने यहाँ पे कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका 4th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन लिए, और हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे कितने लेने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे 4, क्योंकि जैसे आपने वहां पे 3 लिए थे, यहाँ पर हमें कितने लेने पड़ेंगे 4। तो ये 4 हाइड्रोजन देख रहे होंगे आप कार्बन के चारों ओर। तो ये रहा आपके पास कार्बन का डॉट और ये रहा हाइड्रोजन का क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो ये होगा कार्बन के 4, और इसने 4 क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, और उसको ऐसे हाइड्रोजन की भी डुप्लीट क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई, दिख रही होगी आपको, सारे हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट है। और आपका जो आपका कार्बन था उसकी क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इसका ये आपने बना दिया लाइन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपका क्या बनकर तैयार हो गया, CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड का यूज कर हम कैसे जो आपके अनस्टेबल एटम्स हैं उनको स्टेबिलिटी अचीव करा सकते हैं, उनका मॉलिक्यूल हम यहां पर बनाकर रेडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, आप इतना कवर कर लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, फेसबुक लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा फॉलो कर लीजिए और वहां से आपको इसके सारे PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।